बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस बॉक्स के अंदर भी और इस नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर भी ये बताया गया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं और इसको पढ़ने के बाद बच्चों को क्या-क्या आ जाएगा। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर मेनली हम बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन इन दोनों को देखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन इन दोनों का मतलब समझा देती हूँ। बायोडाइवर्सिटी ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। बायो यानी कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना। हमारी अर्थ पे जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं। यहाँ तक कि सारे प्लांट्स भी एक जैसे नहीं हैं, सारे फंजाई एक जैसी नहीं है, सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं हैं। डॉग, कैट, जिराफ, यहाँ तक कि ह्यूमंस, ये भी एनिमल्स में ही शुमार होते हैं। ये सारे भी एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी पाई जाती है इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे सारे प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में रख दिया, सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमालिया में रख दिया, तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक है थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। According to the five kingdom classification system proposed by American ecologist Robert Whittaker in 1969, all organisms were divided into five kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। यहाँ पे रॉबर्ट के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ई की बजाय ओ आएगा यहाँ पे। 1969 में रॉबर्ट विटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था। इसने कहा था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन सब को हम फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये उसने किंगडम के नाम रख दिए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द किंगडम मोनेरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स while the other four kingdoms included यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल हो उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल हो उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जो बहुत सिंपल होता है और उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। और भी जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सारे भी नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर डीएनए पड़ा होता है और भी अच्छे अच्छे ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद होते हैं। रॉबर्ट विटकर ने जो किंगडम पेश किए थे इनमें से सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं और बाकी चारों किंगडम के अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के जरिए समझाती हूँ, किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे। फंजाई के अंदर सारी फंजाई, प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स, एनिमालिया के अंदर सारे एनिमल्स जिसके अंदर हम भी शामिल हैं, और ये सारे ही यूकैरियोट्स हैं। फिर उसके बाद इन 1990 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वोज suggested that there are two separate group of prokaryotes, that is archaea and bacteria। 1990 में फिर कार्ल वोज ने कहा कि प्रोकैरियोट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आर्किया और एक होते हैं बैक्टीरिया। उससे पहले 1969 में रॉबर्ट विटकर ने क्या किया था, उसने कहा था कि सारे प्रोकैरियोट्स एक ही जैसे हैं और सबको उठा के किंगडम मोनेरा में रख दिया था। और कार्ल वोज ने क्या कहा कि प्रोकैरियोट्स के दो सेपरेट ग्रुप्स हैं, आर्किया और बैक्टीरिया। On the basis, he classified living organisms into three domains, that is, domain archaea, domain bacteria and domain eukarya। इस बेसिस पे फिर कार्ल वोज ने तीन डोमेन्स बनाए।
सारे आर्किया को डोमेन आर्किया में रख दिया, सारे बैक्टीरिया को डोमेन बैक्टीरिया में रख दिया, और जितने भी सारे फिर यूकैरियोट्स बचे थे उन सबको डोमेन यूकैरिया में रख दिया। यानी कि डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया इन दोनों के अंदर है प्रोकैरियोट्स और डोमेन यूकैरिया के अंदर है यूकैरियोट्स। According to his three-domain system, domain archaea and domain bacteria contain prokaryotes, but they differ in a number of features. डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया इन दोनों के अंदर ही प्रोकैरियोट्स आते हैं, लेकिन ये दोनों तरह के प्रोकैरियोट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आर्किया और होते हैं, बैक्टीरिया और होते हैं, इन दोनों के फीचर्स मुख्तलिफ हैं। Now biologists believe that archaea and bacteria evolved independently from some common ancestor. अब बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों किसी एक ही एंसेस्टर से अलग अलग इवॉल्व हुए हैं। एंसेस्टर का मतलब पता है ना, आबाओ अजदाद। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, एक एंसेस्टर था और उससे बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों अराइज हुए। Molecular evidence suggests that archaea are more closely related to eukaryotes than to bacteria. In other words, eukarya evolved from archaea after archaea split off from the bacteria. फिर बाद में ये बात भी पता चली कि यूकैरियोट्स यानी कि डोमेन यूकैरिया के सारे मेंबर्स डोमेन आर्किया वालों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं बैक्टीरिया की निस्बत। तो इसलिए ये माना जाने लगा कि डोमेन यूकैरिया जो है वो बाद में फिर डोमेन आर्किया से इवॉल्व हुआ। यहाँ पे देखें आप, पिक्चर में भी पता चल रहा है कि इस कॉमन एंसेस्टर से जब डोमेन आर्किया निकला तो फिर इसी डोमेन आर्किया में से डोमेन यूकैरिया इवॉल्व हुआ। यहाँ पे ऊपर लिखा गया है द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फाइलोजेनी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ, इस तरह का रिलेशनशिप, उसको कहते होते हैं फाइलोजेनी। और ऐसी डायग्राम जिसके अंदर फिलोजेनी को शो किया जाए, जैसे कि यहाँ बनी भी हुई है कि कॉमन एंसेस्टर से डोमेन्स अराइज हो रहे हैं, ऐसी डायग्राम को कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री या फिर एवोल्यूशनरी ट्री। अस्सलामु अलैकुम।